ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, इनको क्यों ले आना पड़ा। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं उसको हम दो तरीके से सेल करते हैं। एक होता है हमारा कैश बेसिस और एक होता है हमारा यहाँ पर क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो जब आप कैश बेसिस पे सामान बेचते हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने सामान बेचा उसकी जो पेमेंट है आपको साथ के साथ रिसीव हो, ठीक है। क्रेडिट बेसिस में क्या होता है कि आप सामान को उधार पे बेचते हो, यानी कि सामान आपने अभी बेच दिया पर उसका जो पैसा है वो आपको कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीनों के बाद यहाँ पर जो है मिलने वाला, ठीक है। तो देखो, जब आप कैश बेसिस पे सेल करते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर जब आप क्रेडिट बेसिस पे सामान बेचते हो ना तो आपको फंड्स की कमी होने लग जाती है। क्योंकि देखो, सामान आपने बेच दिया, आपको और सामान यहाँ पर बनाना है, सामान बनाने के लिए आपको फंड्स चाहिए, पर ये जो सामान बेचा उसका पैसा तो आपको अभी रिसीव ही नहीं हुआ, ठीक है। मान लो कि 2 महीनों बाद मिला है तो 2 महीनों तक आपको जो है फंड्स की कमी रहेगी। तो ऐसे नॉर्मली हमारे जो बिजनेसेस है उसको हमेशा जो है फंड्स की कमी रहती थी, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग और ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग का यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। अब देखो, जब भी कोई पर्सन यहाँ पर क्रेडिट पे सामान बेचता है, ठीक है, तो वो जो सामने वाले पर्सन को यहाँ पर भेजता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको किस नाम पे रिकॉर्ड करता है? अकाउंट रिसीवर। यानी कि जब भी कोई पर्सन उधार पे सामान बेचेगा तो वो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पर? अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको जो है अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे शो करेगा, या फिर आप इसको ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हो। मतलब कि हमने जो ट्रेड किया है, जो हमने यहाँ पर ट्रेड किया है उसके अगेंस्ट हमें कितना पैसा जो है मिलने वाला है। रिसीवेबल्स का मतलब कि हमें मिलने वाला है। क्लियर है। तो ये टर्म बार बार आएगी, आ सकता है कहीं पे अकाउंट रिसीवेबल लिखा हो, कहीं पे ट्रेड रिसीवेबल लिखा हो, तो आपने समझ जाना ये वो पैसा है जो हमने क्रेडिट पे सामान बेचा था और हमें फ्यूचर में यहाँ पर जो है मिलने वाला है। क्लियर है आपको? क्लियर है। अब सबसे पहले हम फैक्टरिंग का मीनिंग समझेंगे कि फैक्टरिंग क्या होती है। तो अगर मैं सिंपली आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं फैक्टरिंग का मतलब, तो ये एक हमारा सिंपल सा सिस्टम होता है, या फिर आप इसको एक मैकेनिज्म भी कह सकते हो, जिसके थ्रू जो बिजनेसमैन होते हैं अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को किसी दूसरे पर्सन को जो है बेच के या फिर ट्रांसफर करके उसके अगेंस्ट जो है इमीडिएट जो है पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक पर्सन ए है, एक पर्सन ए है, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन बी है। तो ए पर्सन है यहाँ पर 50,000 की गुड्स, ठीक है, 50,000 की गुड्स बी पर्सन को यहाँ पर बेच दी, और बी पर्सन ने कहा कि इसकी पेमेंट मैं अभी आपको नहीं कर सकता, इसकी पेमेंट मैं कब करूंगा आपको यहाँ पर 3 मंथ्स के बाद। कब करूंगा? यहाँ पर 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। अब ये जो ए पर्सन है उसको 3 महीनों के बाद यहाँ पर पैसा मिलना है, पर इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट अभी है, क्योंकि इसे अभी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इसके पास एक यहाँ पर सी पर्सन है, ठीक है, एक और सी पर्सन है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है, यहाँ पर जो अकाउंट रिसीवेबल्स है, अकाउंट रिसीवेबल मैंने आपको बताया था ना, ये 50,000 रुपए इस पर्सन के लिए क्या है? यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल या फिर ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इन अकाउंट रिसीवेबल को ये सी पर्सन के पास लेके जाएगा। भाई मेरे को ना 3 महीनों के बाद ना इस पे 50,000 रुपए इस पर्सन से लेने हैं, ठीक है, पर मुझे पैसों की जरूरत अभी है। तो आप एक काम करो, ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, बिल है, आप रख लो, इसकी पेमेंट मुझे अभी के अभी कर दो, और बाद में 3 महीनों के बाद जाके ये जो है बी पर्सन से आप पैसा ले लेना, ठीक है। अब सी कहता है चलो ठीक है, इसमें पर मेरा क्या बेनिफिट होगा? ठीक है, आपका तो बेनिफिट समझ रहा है ना कि आपको जो पैसे 3 महीनों के बाद मिलना था वो आपको अभी मिल जाएगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, पर मेरा क्या बेनिफिट होगा? ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन क्या कह रहा है कि देखो मुझे मिलने हैं 50,000 रुपए। कितने मिलने हैं? 50,000 रुपए। एक काम करो, आप मुझे 3 महीने पहले पेमेंट दे रहे हो तो आप मुझे सिर्फ 40,000 दे दो, ठीक है, और जब आप 3 महीनों के बाद इससे पेमेंट रिसीव करोगे तो आप पूरे 50,000 ले लेना, जिससे आपको जो है 10,000 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक पर्सन जिसके पास अकाउंट रिसीवेबल पड़ा था, फ्यूचर में पैसा मिलना था, उसको उसने सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे सेकंड पर्सन तो ये रहा, थर्ड पर्सन सी पर्सन को बेच के यहाँ पर इमीडिएट जो है उसने फंड्स बोरो कर लिए, बोरो नहीं खरीद, फंड्स जो है वो यहाँ पर ले लिए, जिसके बदले में सी पर्सन को यहाँ पर जो है एक इसने फीस पे की है, या फिर आप इसको डिस्काउंट चार्जेस भी कह सकते हो, क्योंकि देखो इसको इसने अब जब इसे पैसा मिलेगा तो इसने 3 महीनों तक वेट करना है, तो उसका कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है? फैक्टरिंग। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर मीनिंग देखो, फैक्टरिंग इज अ टाइप ऑफ फाइनेंस, इससे हमें यहाँ पर फाइनेंस मिल पाता है, इन विच बिजनेस वुड सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया, बिजनेस जो है अपने अकाउंट रिसीवेबल को सेल करता है, किसको? टू अ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पर्सन को जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, टू मीट इज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स, ताकि उसे जो है शॉर्ट टर्म में जो पैसा चाहिए, क्योंकि देखो 3 महीनों का टाइम है, ज्यादा लंबा टाइम थोड़ी है, तो उस टाइम पीरियड में जो उसको पैसा चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए वो जो है फंड रेज
कर लेता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फंड रेज कर सकते हैं बिजनेसमैन अपने बिल्स के अगेन। नेक्स्ट देखो फीचर्स ऑफ फैक्टरी। अब फीचर्स क्या है हमारे फैक्टरिंग है? सबसे पहले देखो एक अरेंजमेंट है। फैक्टरिंग क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू जो कंपनीज है वो यहाँ पर फाइनेंस रेज कर सकते हैं। ये जो है फंड्स यहाँ पर मार्केट से जो है ले सकते हैं ताकि अपनी वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सके। अब ये जो फाइनेंस रेज करेंगे ऑब्वियसली बात है, जो इनवॉइसेस है, इनवॉइसेस आप लोग को पता है ना, जब हम सामान बेचते तो इनवॉइस इशू करते, तो उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो है ये फाइनेंस जो है वो रेज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट कंट्रोल, सेल्स लेजर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फैक्टर पर्सन था, फैक्टर कौन है? ये थर्ड पर्सन था ना, जो ये सी पर्सन था, वो क्या कहलाता है यहाँ पर? फैक्टर। ठीक है, मेनली फैक्टरी में हमारे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक वो पर्सन जो सेलर है, एक वो है जो हमारा बायर है, तीसरा कौन है? फैक्टर। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो जब फैक्टरिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इन दोनों के बीच में फैक्टरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ए और सी के बीच में, तो यहाँ पर देखो जैसे ही फैक्टरिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद जो ए की टेंशन है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ए की टेंशन क्या है? देखो मान लो अगर ये सी पर्सन नहीं है, सी पर्सन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे देखो इसको टेंशन रहेगी कि 3 महीनों बाद इसको पेमेंट लेनी है ना, तो इससे रिलेटेड जितना भी काम होगा वो ये करेगा, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट ये मेंटेन करके रखेगा ताकि इसे पता लगे कि इससे पैसा उसको लेना है ना। इससे रिलेटेड जितना भी कलेक्शन रिलेटेड सारा काम होगा वो कौन करेगा? हमारा ए पर्सन करेगा। पर जैसे ही इसने सी पर्सन के साथ फैक्टरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये सारा काम अब कौन करेगा? यहाँ पर हमारा फैक्टर। जो फैक्टर है ना, जैसे ही ए पर्सन है सामान अपना जो बिल रिसीवेबल है वो बेचा, ठीक है, बाकी का जो काम है ये हमारा फैक्टर करेगा। वही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, ठीक है, बुक्स ऑफ रजिस्टर मेंटेन करेगा, और कलेक्शन से लेकर जितना भी काम है वो सारा यही परफॉर्म करेगा। तो फैक्टरिंग में क्या होता है? बेसिकली सिर्फ फाइनेंस रेज नहीं किया जाता, साथ के साथ उससे रिलेटेड जो और काम होते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो हम फैक्टर को ट्रांसफर कर देते हैं। फैक्टर वो काम अब जो है यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज कौन करेगा? यहाँ पर हमारा फैक्टर करेगा। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन की। अब इनको रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, इनको रेगुलेशन करने भी तो जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होनी जरूरी है। तो यहाँ पर देखो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011, ये आपने याद रखना है, फैक्टरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस पे आ सकता है। जो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 है वो जो है हमारे देश में फैक्टरिंग को यहाँ पर रेगुलेट करता है, उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है, रूल्स और रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है? प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग। जो हमारी फैक्टरिंग होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है? वैसे तो मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया था, पूरा एक स्टेप वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक हमारा कस्टमर होता है, एक हमारा यहाँ पर क्लाइंट होता है, एक यहाँ पर हमारा क्या है? फैक्टर होता है। अब क्लाइंट कौन है? यहाँ पर हमारा सेलर। कौन है यहाँ पर? सेलर। ठीक है, कस्टमर कौन है? यहाँ पर हमारा बायर। कौन है यहाँ पर? बायर, जो गुड्स और सर्विसेज यहाँ पर जो है बाय कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो क्लाइंट होगा वो यहाँ पर क्रेडिट सेल करेगा, यानी कि क्रेडिट पे गुड्स जो है कस्टमर को बेचेगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक इनवॉइस इशू किया जाएगा, चाहे वो कस्टमर इशू करे चाहे क्लाइंट इशू करे, एक इनवॉइस यहाँ पर इशू किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही इनवॉइस मिल गया, इसको पता लग गया कि 3 महीनों बाद पेमेंट मिलेगा, अब ये तीसरे पर्सन को ढूंढेगा। तीसरा पर्सन कौन है? हमारे यहाँ पर फैक्टर, ताकि वो जो है इसको ये इनवॉइस को देके उसके अगेंस्ट जो है फंड रेज करे। तो सबसे पहला काम इसका क्या होगा? क्लाइंट का इनवॉइस मिलने के बाद वो जो क्या करेगा? सबमिट ऑफ इनवॉइस, जो हमारा इनवॉइस की कॉपी है वो यहाँ पर सबमिट कर देगा किसको? फैक्टर को, और कहेगा कि मुझे जो है 3 महीनों के बाद पेमेंट इस पे मिलने, मुझे इमीडिएट इसकी जो है पेमेंट कर। ठीक है, तो फैक्टर क्या करेगा? उसमें से जो भी टोटल पेमेंट होगी उसमें से अपना मार्जिन अपने पास रख लेगा और बाकी का पैसा जो है इसको दे देगा। जनरली अगर हम फैक्टरिंग में बात करें तो यहाँ पर देखो जो 100% में से सिर्फ 80% ही यहाँ पर जो है क्लाइंट को दिया जाता है और 20% फैक्टर जो है अपने पास ही रख लेता है। क्लियर है? यानी कि अगर मान लो 100 रुपीज मिलने, अगर 100 रुपीज मिलने हैं तो इसने 100 रुपीज का इनवॉइस किसे? फैक्टर को दे दिया। फैक्टर क्या करेगा? इसमें से 20 रुपीज अपने पास रख लेगा और 80 रुपीज जो है इमीडिएट जो है इस पर्सन को, क्लाइंट को यहाँ पर दे देगा। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मेच्योर हो गया, मतलब कि अगर 3 महीनों के बाद यहाँ पर जो है पेमेंट मिलनी, तो 3 महीने क्या हो गए? यहाँ पर हमारे पूरे हो गए। ठीक है, अब जैसे ही 3 महीने पूरे हो गए, जो कस्टमर है वो क्या करेगा? इस फैक्टर को पेमेंट कर देगा। ये चीज आपने याद रखनी है, जब फैक्टरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जब 3 महीने पूरे होंगे तो फैक्टर कस्टमर से पैसे लेगा, क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं है, ये तो खत्म है, इसका काम तो यहाँ पर खत्म हुआ है। इसके बाद सारा काम हमारा फैक्टर ही करता है। ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा? यहाँ पर पेमेंट दे देगा किसको? फैक्टर को। और जैसे ही फैक्टर को यहाँ पर पेमेंट रिसीव होगी तो जो बैलेंस अमाउंट क्लाइंट का बचा हुआ था वो क्लाइंट को यहाँ पर पे कर देगा। हमने देखा था ना कि 20 रुपीज इसने मार्जिन रख
लिया था, क्या रख लिया था, सेफ्टी के लिए मार्जिन यहाँ पर रख लिया था। तो इस 20 में से जितना भी पैसा क्लाइंट का बनता है अपना चार्जेस वगैरह डिडक्ट करके फैक्टर जो है वो किसको दे देगा, यहाँ पर क्लाइंट को, और ये जो हमारी फैक्टरिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। ठीक है, अब फैक्टरिंग की भी कई यहाँ पर हमारी टाइप्स होती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पर रिकोर्स फैक्टरिंग। ठीक है, अब ये रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है, तो जनरली देखो जब भी कोई पर्सन यहाँ पर क्रेडिट पे सामान बेचता है, क्रेडिट पे सामान बेचता है किसी बायर को, ठीक है, तो सेलर हमेशा एक रिस्क बेयर करता है कि अभी तो मैं इसको सामान बेच रहा हूँ, ये बायर कह भी रहा है कि मैं 3 महीनों के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, पर हो सकता है कि ये जो बायर है वो 3 महीने पूरे होते पैसे देने से मना कर दे, यानी कि वो डिफॉल्ट कर दे। तो सेलर के सिर पे हमेशा यही रिस्क होता है जब भी वो क्रेडिट पे सामान बेचता है। तो इसीलिए हमेशा वो जो है भरोसेमंद इंसान को ही क्रेडिट पे सामान बेचता है, या और अदरवाइज कैश पे ही बेचता है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर सिंपली रिस्क कौन बियर कर रहा है, हमारा यहाँ पर कौन, सेलर। ठीक है, पर देखो जब फैक्टरिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया, इसने अब देखो पैसा इसको मिलना था 3 महीनों के बाद, है ना, पर इसने क्या किया, पैसा अभी ले लिया, किससे ले लिया, सी पर्सन से, और सी पर्सन को बोला कि आप बायर से यहाँ पर पैसा कलेक्ट कर लेना। अब आप सोचो कि अब अगर बायर, ठीक है, बायर चाहे इसने अभी 80% इसको फटाफट से इसको पेमेंट कर दी, अब 3 महीनों के बाद अगर बायर यहाँ पर जो है डिफॉल्ट करता है, वो मना कर देता है पैसे देने से, तो उस केस में इसका जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा, ये सी पर्सन या फिर ये सेलर, किसका पैसा यहाँ पर डूबेगा। तो यहाँ पर देखो अगर रिकोर्स फैक्टरिंग है, अगर रिकोर्स फैक्टरिंग है तो उस केस में जो रिस्क होता है वो किसके सिर पे होता है, सेलर पे। यानी कि ये जो सेलर है इसने अगर सी पर्सन से फैक्टरिंग करवाई और इससे 80% पेमेंट यहाँ पर रिसीव कर ली, और बायर ने जाकर बाद में जो यहाँ पर डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो जो सी पर्सन है ना वो सेलर से सारी की सारी अमाउंट जो है वो रिकवर करेगा। क्लियर है, तो लॉस का जो रिस्क होगा वो सेलर के सिर पे होगा। जो फैक्टर है अगर नॉन पेमेंट होती है तो वो जो है यहाँ पर सामने वाले जो क्लाइंट पर्सन है उससे पैसा यहाँ पर रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पर देखो इन रिकोर्स फैक्टरिंग इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस, नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस कि बायर जो है पैसे देने से मना कर देता है, जो फैक्टर है वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो रिकवर करेगा क्लाइंट से। अब एक चीज आप सोचो कि कितनी अमाउंट रिकवर करेगा, वही अमाउंट रिकवर करेगा जो उसने एडवांस दिया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 80%। अब ऐसा नहीं है कि वो जो है पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर मांगे, जितना उसने एडवांस दिया था उतना वो पैसा जो है यहाँ पर वापस ले लेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो क्या है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। ठीक है, अब ये इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। इसमें जो रिस्क होता है, इसमें जो रिस्क होता है वो किसके सिर पे होता है, हमारा जो फैक्टर है उसके सिर पे होता है। यानी कि इसमें अगर सेलर है उसने यहाँ पर अपने अकाउंट रिसीवेबल बेच दिए, यानी कि ट्रांसफर कर दिए, तो अब सेलर का कोई भी रोल नहीं रहेगा, इसको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अगर बायर यहाँ पर डिफॉल्ट करता भी है, पैसे देने से मना भी करता है, तो ये कौन बियर करेगा, हमारा फैक्टर, उसी को ये जो है लॉस उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस बाय कस्टमर द फैक्टर विल बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट। ठीक है, बैड डेट होते हैं जो कर्जा हमारा बुरा हो जाता है, मतलब हमें नहीं मिलता है, डूब जाता है पैसा, तो ये जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा, हमारा फैक्टर। क्लियर है आपको, और ये जो है सेलर को नहीं कह सकता कि आप जो है मेरा पैसा वापस करो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है, नेक्स्ट देखो क्या है, डोमेस्टिक फैक्टरिंग। ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टरिंग आप लोग को पता लग ही गया होगा। अगर कोई यहाँ पर फैक्टरिंग की जो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, जिसमें सारे की सारी जो पार्टीज है वो हमारे डोमेस्टिक एरिया में ही होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, ठीक है, ये सेलर है, ये बायर है, ये फैक्टर, ठीक है, तीनों के तीनों हमारे इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री में ही ये रहते हैं। तो इस केस में इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डोमेस्टिक फैक्टरिंग। क्या कहते हैं हम इसको, डोमेस्टिक फैक्टरिंग। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो डोमेस्टिक फैक्टरिंग प्रोवाइड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो सॉल्यूशन फॉर योर सेल्स विद इन इंडिया। यानी कि डोमेस्टिक फैक्टरिंग तभी यूज की जा सकती है अगर आपने सेल जो है विद इन इंडिया ही की हो। अगर आप इंडिया से बाहर करते हो उस केस में भी हमारा डोमेस्टिक जो फैक्टरिंग है वो यूज नहीं किया जाता। तो कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि सेल, बायर और सेलर फैक्टर सारे के सारे हमारे इंडिया के ही होने चाहिए। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फैक्टर मेक्स अप फ्रंट पेमेंट ऑफ अबाउट 80% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। जब भी डोमेस्टिक हमारा यहाँ पर फैक्टरिंग होता है तो उसमें, वैसे तो सारे फैक्टरिंग में ऐसा ही होता है, पर जनरली स्पेशली जो डोमेस्टिक फैक्टरिंग होता है उसमें जो है जो भी इनवॉइस की टोटल वैल्यू होती है उसका 80% जो है वो सेलर को दे दिया जाता है। क्लियर है, और इसमें जो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड होता है वो कितना होता है, 150 डेज। क्रेडिट पीरियड का मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो इनवॉइस इशू किया गया है, जैसे कि 3 महीने, 5 महीने, तो ये जो पीरियड है वो मैक्सिमम 150 डेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल फैक्टरिंग, ठीक है। अब इंटरनेशनल फैक्टरिंग क्या है, सिंपल सी बात है, अगर हमारे जो बायर और सेलर हैं वो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो फैक्टरिंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर इंटरनेशनल फैक्टरिंग। क्लियर है आपको। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक ए पर्सन है जो कि इंडिया में रहता है, ठीक है, इंडिया में रहता है, और एक बी पर्सन है वो यूएसए में रहता है। कहाँ रहता है, यूएसए में रहता है। तो यहाँ पर देखो जो ए पर्सन है उसने मान लो यहाँ पर 50,000 की गुड्स जो है इस पर्सन को बेची, ठीक है। तो इस केस में जो ए पर्सन वो क्या है, एक्सपोर्टर है, क्या है, एक्सपोर्टर है, जो गुड्स को यहाँ पर भेज रहा है, और जो बी पर्सन है वो क्या है, इंपोर्टर है, जो कि गुड्स को यहाँ पर मंगवा रहा है। क्लियर है। पर ये दोनों एक डिफरेंट देश से जो है बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस केस में अगर जो यहाँ पर बिल आएगा, इनवॉइस आएगा या ये बनाएगा, उसकी जब फैक्टरिंग की जाएगी, ठीक है, तो उसे हम कौन सा फैक्टरिंग का नाम देंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग एक ऐसी फैक्टरिंग होती है जिसमें हम जो है जो इनवॉइसेस वगैरह खरीदे जाते हैं, जो फैक्टर पर्सन है वो इनवॉइसेस खरीदता है किसी दूसरे कंट्री के पर्सन से, और जो अमाउंट रिकवर करता है वो किसी दूसरे पर्सन से वो जो है अकाउंट रिकवर करता है, जो कि किसी दूसरी कंट्री में से जो है यहाँ पर बिलोंग करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो परचेजिंग एंड इनवॉइस फ्रॉम एक्सपोर्टर इन वन कंट्री, एक कंट्री में हमारा एक्सपोर्टर होता है, उससे हमने इनवॉइस को परचेज कर लिया, और उसके बाद जो अमाउंट होती है वो हम बायर से कलेक्ट करते हैं जो कि अनदर कंट्री में यहाँ पर होता है। और जब इंटरनेशनल फैक्टरिंग की जाती है उसमें मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे हमने एग्जाम्पल भी दी थी ए बी और सी एक ही पर्सन यहाँ पर फैक्टर है ना, डोमेस्टिक में भी हमारा यही चलता है। पर जब यहाँ पर हमारी इंटरनेशनल फैक्टरिंग की बात होती है तो वहां पर जो है हमारे फैक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं, फैक्टर जो है बढ़ जाते हैं। एक हमारा फैक्टर होता है एक्सपोर्ट फैक्टर, जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में होता है, ठीक है, एक्सपोर्टर के बिहाफ पे काम करता है। और एक हमारा यहाँ पर होता है इंपोर्टर फैक्टर, जो कि इंपोर्टर की कंट्री में होता है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके जो है इस फैक्टरिंग को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। क्लियर है आपको। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले देखो एक एक्सपोर्टर होना चाहिए, एक इंपोर्टर होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या होनी चाहिए कि एक पर्सन अब सामान बेचने के लिए तैयार होना चाहिए बाहरले देश में, दूसरा उसको खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए। तो पहले इन दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स और सर्विसेज की सेल कर देगा, क्या कर देगा, यहाँ पर सेल कर देगा, और उसका जो है यहाँ पर इनवॉइस इशू कर देगा। अब जैसे ही देखो इनवॉइस इशू किया, ठीक है, अगर एक्सपोर्टर को यहाँ पर फैक्टरिंग करनी है, उसको पैसा इमीडिएट चाहिए, तो जैसे ही इनवॉइस इशू करेगा तो ये जो इनवॉइस है वो किसे दे देगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट फैक्टर को। किसको दे देगा, एक्सपोर्ट फैक्टर, जो कि एक्सपोर्टर के कंट्री में ही है। क्लियर है। अब जैसे ही एक्सपोर्ट फैक्टर को ये इनवॉइस मिलेगा, अब ये क्या करेगा, एक इंपोर्ट फैक्टर से जो है कनेक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो कि इंपोर्टर की कंट्री में जो है हो, ठीक है, ये एक्सपोर्ट फैक्टर उससे कॉन्टैक्ट करेगा और उसको जो है ये इनवॉइस जो है भेज देगा, ठीक है। उसके बाद जो इंपोर्ट फैक्टर है वो जो है इस इनवॉइस को इंपोर्टर को यहाँ पर असाइन करेगा, ठीक है, और यहाँ पर रिस्क वैल्यूएशन वगैरह करेगा और अपनी कंफर्मेशन देगा। क्लियर है आपको। तो प्रोसेस क्या हुआ, पहले देखो गुड्स और सर्विसेज बेची, इनवॉइस बना, इनवॉइस दिया एक्सपोर्ट फैक्टर को, ठीक है, एक्सपोर्ट फैक्टर ने ये जो इनवॉइस है किसे इशू कर दिया, इंपोर्ट फैक्टर को। उसके बाद इंपोर्ट फैक्टर ने ये इनवॉइस इंपोर्टर को दे दिया और इसने प्रॉपर रिस्क वैल्यूएशन की और कंफर्मेशन दी कि हाँ हम ये फैक्टर को करने के लिए राजी। क्लियर है। और जैसे ही यहाँ पर कंफर्मेशन मिली तो जो एक्सपोर्ट फैक्टर है वो यहाँ पर क्या करेगा, एंटीसिपेट कर देगा, एक्सपोर्टर को बता देगा कि इनवॉइस जो है वो पहुंच चुका है, इनवॉइस कलेक्शन जो है वो हो चुकी है। क्लियर है आपको। तो उसके बाद अब देखो जब यहाँ पर इनवॉइस कलेक्शन हो जाती है तो जो एक्सपोर्ट फैक्टर होता है वो यहाँ पर क्या करता है, एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है, क्या कर देता है, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है। उसके बाद जैसे ही मेच्योरिटी होती है, जब भी मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी पे जो इंपोर्ट फैक्टर है वो क्या करता है, इंपोर्टर से पैसा कलेक्ट करता है, ठीक है, इंपोर्टर से पैसा कलेक्ट करता है। उसके बाद ये जो पैसा इसके पास आया होता है ये किसे ट्रांसफर कर देता है, हमारा एक्सपोर्ट फैक्टर को। किसे, एक्सपोर्ट फैक्टर को। अभी जो एक्सपोर्ट फैक्टर है वो क्या करेगा, जो भी बैलेंस अमाउंट होगी वो किसको दे देगा, यहाँ पर एक्सपोर्टर को। तो मेथड सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर एक फैक्टर जो है यहाँ पर बढ़ गया है जो कि इंपोर्ट फैक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पर एक फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो एक्सपोर्टर इनवॉइस इशू करेगा, इनवॉइस एक्सपोर्ट फैक्टर को देगा, एक्सपोर्ट फैक्टर इंपोर्ट फैक्टर को देगा, ये यहाँ पर इंपोर्टर को देगा, ठीक है। इंपोर्ट फैक्टर जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट फैक्टर को कंफर्मेशन देगा कि सब कुछ हो गया है, सही है, ठीक है। फाइनली जो एक्सपोर्ट फैक्टर है फिर यहाँ पर एक्सपोर्टर को बता देगा और इसको जो है पेमेंट कर देगा, और लास्ट में मेच्योरिटी होने पे इंपोर्ट फैक्टर जो है इंपोर्टर से पैसा लेकर एक्सपोर्ट फैक्टर को यहाँ पर दे देगा। क्लियर है आपको। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग। अब ये जो हमारी इंटरनेशनल फैक्टरिंग है ये भी हमारी कई टाइप्स की यहाँ पर होती है। तो पहला देखो क्या है, हमारा सिंगल फैक्टर सिस्टम। अब ये सिंगल फैक्टर सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर देखो इसमें
जो सिंगल फैक्टर सिस्टम होता है, इसमें जो हमारा इंपोर्ट फैक्टर होता है, जो इंपोर्ट फैक्टर होता है उसका रोल बिल्कुल नील के बराबर होता है, मतलब इसका कोई इतना ज्यादा रोल होता ही नहीं। इसका रोल तभी अराइज होता है अगर किसी केस में जो हमारा बायर है वो यहाँ पर डिफॉल्ट करता है। यानी कि एग्जांपल लेके चलो, अगर यहाँ पर एक ए पर्सन है, यहाँ पर ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन, क्या है हमारा ए पर्सन यहाँ पर, ठीक है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, इसने गुड्स जो है 50,000 की यहाँ पर इंपोर्ट की, है ना। तो यहाँ पर देखो इंपोर्टर बैंक इंपोर्ट फैक्टर है, पर देखो सारा काम कौन करेगा, हमारा एक्सपोर्ट फैक्टर क्या करेगा, सारा काम हमारा कौन करेगा यहाँ पर, एक्सपोर्ट फैक्टर। इंपोर्ट फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर जब मेच्योरिटी हुई तो जो इंपोर्टर है पेमेंट भी एक्सपोर्ट फैक्टर को कर देगा और एक्सपोर्ट फैक्टर यहाँ पर जो फैक्टरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। पर अगर किसी केस में यहाँ पर जो है इंपोर्टर यहाँ डिफॉल्ट कर देता है, पैसा देने से मना कर देता है, तो यहाँ पर जो हमारा इंपोर्ट फैक्टर है वो जाग जाएगा, ठीक है। अब वो जो है एक्सपोर्ट फैक्टर के बिहाफ पर जो है पेमेंट कलेक्ट करने की हर कोशिश करेगा इंपोर्टर से, क्लियर है। अदरवाइज उसका रोल जीरो होता है, वो यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं करता। तो यहाँ पर देखो, इन दिस टाइप ऑफ फैक्टरिंग द इंपोर्ट फैक्टर कम्स इनटू फोकस ओनली इफ द बायर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग द पेमेंट, यानी तभी वो फोकस में आएगा इंपोर्ट फैक्टर अगर यहाँ पर डिफॉल्ट किया जाएगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। और जब भी डिफॉल्ट होगा तो इंपोर्ट फैक्टर ही जो है अमाउंट रिसीव करेगा एक्सपोर्ट फैक्टर के बिहाफ पर, किससे, हमारे जिसने भी यहाँ पर जो है डिफॉल्ट किया। नेक्स्ट देखो क्या है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम। क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम में जो हमारा फैक्टर होता है सिर्फ एक ही होता है, और वो कौन होता है यहाँ पर, एक्सपोर्ट फैक्टर। कौन होता है यहाँ पर, हमारा एक्सपोर्ट फैक्टर। और फैक्टरिंग से रिलेटेड जितना भी काम है, ठीक है, जितना भी काम है, एग्रीमेंट करना, इनवॉइस पहुंचाना, फंड कलेक्ट करना, ठीक है, पैसा देना हमारे एक्सपोर्टर को, वो सारा का सारा काम कौन करता है, हमारा एक्सपोर्ट फैक्टर ही करता है। इंपोर्ट फैक्टर इसमें होता ही नहीं है। पहली जो टाइप थी उसमें होता है पर उसका रोल कम होता है, पर इसमें ये होता ही नहीं है, सारा का सारा काम हमारा एक्सपोर्ट फैक्टर ही करता है, ठीक है, फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो क्या है, डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है कि एक्सपोर्टर नहीं होता, इंपोर्टर होता है, ठीक है। जो हमारा इंपोर्ट फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर बोल देना था, ठीक है, इंपोर्ट फैक्टर। तो देखो जो ये हमारा सिस्टम होता है इंपोर्ट फैक्टर सिस्टम, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और वो कौन होता है, यहाँ पर इंपोर्ट फैक्टर होता है, जो कि इंपोर्टर की कंट्री में बिलोंग करता है। जो एक्सपोर्टर है वो डायरेक्टली इससे कंटेक्ट करेगा, और ये जो इंपोर्ट फैक्टर है वो फैक्टरिंग से रिलेटेड जितने भी काम होगा वो यहाँ पर पूरे करके देगा हमारे एक्सपोर्टर को। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो ये हमारी कुछ टाइप्स हैं इंटरनेशनल फैक्टरिंग की। नेक्स्ट देखो क्या है, बिल डिस्काउंटिंग वर्सेस फैक्टरिंग, ठीक है। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग के बारे में भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, तो कुछ सिमिलर सा आपको लग रहा होगा, पर यहाँ पर मेजर कई सारे डिफरेंस है जिसके बिहाफ पर आप जो है दोनों में डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हम उन डिफरेंसेस को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग ओनली, मतलब अगर किसी केस में जो बिल डिस्काउंटिंग की जाती है, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग की जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको आप बैंक में लेके जाते हो, तो बैंक क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड जो फाइनेंस होगा वही आपको देगा, और बाकी का काम जो है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने की, आपने उससे इतना पैसा लेना है, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन करने, सारा काम आपको ही यहाँ पर करना पड़ेगा। पर फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता है, ये पूरा एक टोटल पैकेज होता है जिसमें ऑल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फाइनेंस के साथ साथ जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का काम है वो भी हमारा फैक्टर ही यहाँ पर करता है। नेक्स्ट देखो, बिल डिस्काउंटिंग इंक्लूड्स ओनली दोस ट्रेड दैट विच आर सपोर्टेड बाय अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अब ये यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का क्या है यहाँ पर मतलब है, तो यहाँ पर देखो जो बिल डिस्काउंटिंग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को ही यहाँ पर जो है डिस्काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब हमने बात की थी क्रेडिट पे, जब हम क्रेडिट पे हमने सामान बेचने की बात की थी, जो सेलर है वो क्रेडिट पे सामान बेचता है, तो क्रेडिट पे भी वो दो तरीके से सामान बेचता है। एक में क्या होता है कि वो जो है रिटर्न में लिखवा लेता है, ठीक है, एक में क्या करता है वो सामने वाले पर्सन से, बायर से जो है रिटर्न में लिखवा लेता है, और एक में वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है, एक में कुछ भी नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर ए पर्सन है, उसने क्या किया, यहाँ पर 50,000 की गुड्स यहाँ पर बेची बी पर्सन को, ठीक है। बी पर्सन ने कहा कि मैं 3 महीनों बाद आपको आराम से पेमेंट कर दूंगा, तो इन्हें कहा ठीक है, तू मेरा भरोसे वाला आदमी, तू मेरे को दे देना, ठीक है। अब देखो ये जो बी पर्सन है ना, ये जो बी पर्सन जिससे हमने कुछ भी रिटर्न में नहीं लिखा है, उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, डेटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम इसको, डेटर कह देते हैं, ठीक है। पर दूसरा ऑपोजिट केस देखो कि सेम काम सेम हुआ, इसने कहा 3 महीनों बाद पेमेंट, पर यहाँ पर पर्सन सी था जिसपे ए
को भरोसा नहीं था, तो उसने क्या किया यहाँ पर उससे रिटर्न में लिखवा लिया, ठीक है, क्या करवा लिया, अब रिटर्न में लिखवा लिया, ठीक है। अब ये जो सी पर्सन होगा ना, इससे जो भी इसने पैसा रिसीव करना है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या कहते हैं हम इसको, बिल रिसीवेबल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है आपको। अब देखो जो बिल डिस्काउंटिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसी को डिस्काउंट करवा सकते हो, उसी के अगेंस्ट जो है फाइनेंस रेज कर सकते हो। पर फैक्टरिंग के अंडर आपके जो टोटल डेट्स हैं, यानी कि अगर मान के चलो कि 50,000 हमारा सी पर्सन का था, ठीक है, उधार पे सामान बेचा, और 50,000 हमारा जो बी पर्सन है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर बिल डिस्काउंटिंग है तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ जो सी पर्सन के 50,000 है उसी के अगेंस्ट पैसा रेज कर सकते हो। पर फैक्टरिंग के केस में जो आपका टोटल डेट होता है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप जो है पूरे 1 लाख पे जो है यहाँ पर फंड रेज कर सकते हो, पूरे 1 लाख पे फंड रेज कर सकते हो। तो ये जो बिजनेस के टोटल डेट्स होते हैं उसको ही यहाँ पर जो है परचेज करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है एंटायर ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट का मतलब जो हमने ट्रेड किया उससे हमें जो डेट यहाँ पर रिसीव होना है। नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज एडवांस अगेंस्ट बिल, ठीक है। तो जो बिल डिस्काउंटिंग होता है वो जनरली क्या होता है कि हम एक एडवांस लेते हैं, मतलब कि हम बैंक से एक लोन लेते हैं। जब भी हम बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं तो बैंक क्या करता है, उसमें से जो इंटरेस्ट बनता है वो काट के हमें पैसा दे देता है ना। पर जो फैक्टरिंग होता है उसमें हम एडवांस नहीं लेते, हम अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को सेल ही कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, जो हमारा विदाउट रिकोर्स था, उसमें क्या था, सेलर ने अगर दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसका काम खत्म है, अब रिस्क सारा उसी के पास आ जाता है, ठीक है। पर बिल डिस्काउंटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर पैसा नहीं मिला बैंक को तो वो रिकवर करेगा ही करेगा। तो सिर्फ एक एडवांस दिया होता है यहाँ पर पैसा बिल डिस्काउंटिंग में। पर यहाँ पर क्या है, ये परचेज कर लेता है, क्या कर लेता है, हमारा फैक्ट्री में फैक्टर जो है इसको परचेज कर लेता है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। जब आपको बिल डिस्काउंटिंग करवानी होती है तो हर बिल की डिस्काउंटिंग आपको इंडिविजुअली करवानी पड़ती है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर एक ए पर्सन का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बी पर्सन का बिल ऑफ एक्सचेंज है, सी पर्सन का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो आपको हर बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके जाना पड़ेगा और इसको अलग से यहाँ पर जो है जो करवाना पड़ेगा, ठीक है, अलग से यहाँ पर डिस्काउंट करवाना पड़ेगा। पर फैक्टरिंग में ऐसा नहीं होता, आपके जो टोटल डेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट ही यहाँ पर जो है फंड्स दे दिए जाते हैं, मतलब इंडिविजुअली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट देखो क्या है, विद रिकोर्स फैसिलिटी। बिल डिस्काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ रिकोर्स फैसिलिटी के साथ ही मिलेगी, यानी कि पैसा नहीं मिला तो वो सेलर से रिसीव करेंगे। पर ये जो है हमारा विद और विदाउट रिकोर्स फैसिलिटी हो सकता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग, ठीक है। अभी तक हमने पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर फैक्टरिंग का मीनिंग समझ लिया। अब एडवांटेजेस हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला एडवांटेज देखो क्या है, रिप्लेसेस हाई कॉस्ट मार्केट क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो जब भी क्रेडिट पे सामान बेचेंगे फंड्स की कमी होगी, ठीक है, फंड्स की कमी होगी, तो जो हमारे बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, मार्केट से पैसा बोरो करेंगे, जिसका उनको जो है कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, इंटरेस्ट उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। पर जो फैक्टरिंग की सर्विसेज है हमारी, उससे क्या हो रहा है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारे पर्सन हैं, जो बिजनेसमैन है, वो अपने ही बिल्स को बेच के उससे जो है फंड ले रहे हैं, जिससे उनको कॉस्ट यहाँ पर कम पड़ती है। नेक्स्ट देखोगे इंस्टेंट फाइनेंस, उनको इमीडिएटली जो है यहाँ पर पैसा मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो लो मार्जिन। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसमें मार्जिन जनरली हाई होता है, पर अगर आप फैक्टरिंग में जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 20% का मार्जिन होता है, उससे ज्यादा नहीं, बाकी का पैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो MIS रिपोर्ट्स एंड सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें ये सब मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो फैक्टर है वही ये काम करेगा, जिससे हमारी कॉस्ट यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी। हमें इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमें अपने जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट काम है उन पे ध्यान देने का टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फैक्टरिंग एक्सेलरेट रिसीवेबल टर्नओवर। अब देखो फैक्टरिंग से क्या होता है, जो हमारा रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब होता है हम कितनी जल्दी जो है अपने जो रिसीवर्स होते हैं, अकाउंट रिसीवर्स होते हैं, उनको जो है कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखो अगर यहाँ पर अगर आप फैक्टरिंग करवाते तो जल्दी से जल्दी उसे हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो रिसीवेबल टर्नओवर है वो यहाँ पर इंप्रूव होता है, ठीक है, और हमें फंड्स की यहाँ पर कमी भी नहीं होती। तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं फोरफिटिंग किसकी, हमारे फैक्टरिंग की, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, फोरफिटिंग। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे यहाँ पर फोरफिटिंग। तो जो फोरफिटिंग है बिल्कुल सिमिलर है हमारा फैक्टरिंग का, जो उसमें प्रोसेस है बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। बिजनेसमैन को अगर फंड चाहिए तो वो अपने जो है बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को बेच के जो है इस पर्सन से पैसा ले सकता है। बस डिफरेंस क्या है कि जो फैक्टरिंग है वो जो है हमारा डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, पर जो फोरफिटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे ही होगा। यानी कि जो फोरफिटिंग का यूज किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ तभी यूज किया जाएगा अगर यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है, यानी कि एक एक्सपोर्टर हो एक इंपोर्टर। क्लियर है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉरफिटिंग इज अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट हेल्प एक्सपोर्टर। ये सिर्फ एक्सपोर्टर को हेल्प करते हैं कि वो जो है इमीडिएट कैश जो है रिसीव कर सकते हैं अपने ट्रेड रिसीवेबल को यहाँ पर बेच के। क्लियर है आपको। अब ये जो जिसको बेचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर फैक्टर ही कहलाएगा, थर्ड पार्टी।
क्लियर है आपको? ठीक है, तो डिफरेंस नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस सिर्फ वही है कि अगर किसी केस में जो है फॉरफिटिंग का यूज होगा तो वो इंटरनेशनली यहाँ पर यूज होगा। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं कि फॉरफिटिंग ट्रांजेक्शन बेसिकली हमारी कंडक्ट कैसे की जाती है। तो यहाँ पर देखो, अगर इंडिया में बात करें तो ये जो फॉरफिटिंग का काम होता है, जो हमारा फॉरफिटिंग का काम होता है वो कौन करता है? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, जो कि हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डेवलप करने का यहाँ पर काम करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में यहाँ पर पढ़ लिया है। तो कोई भी एक्सपोर्टर इंडिया का हो, उसे अगर यहाँ पर फॉरफिटिंग करवानी है, फंड रेज करने हैं, तो उसे एग्जिम बैंक के पास जो है यहाँ पर जाना पड़ेगा, और एग्जिम बैंक जो है वो बाकी का यहाँ पर काम परफॉर्म करेगा, ठीक है, और फंड जो है यहाँ पर एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करेगा। अब कैसे कैसे काम होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो एक्सपोर्टर है, बिल्कुल जो हमने इंटरनेशनल वाला किया था कुछ कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे देखो, जो एक्सपोर्टर है पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, किसके साथ? इंपोर्टर के साथ, ठीक है, पहले उनके बीच में डीलिंग हुई। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो एक्सपोर्टर है ये अप्रोच करेगा किसके पास? एग्जिम बैंक के पास। एग्जिम बैंक को बताएगा कि मैं जो है इस पर्टिकुलर इंपोर्टर को इतने वैल्यू की जो है गुड्स जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और इस पे इसकी मैं फैक्टरिंग करवाना चाहता हूँ। अब मुझे बता दो कि इसका चार्जेस कितना लगेगा, मतलब आप कितनी यहाँ पर फीस जो है चार्ज करेंगे। तो ये अप्रोच क्यों करा? ऑब्टेनिंग अ इंडिकेट कोड। कोड का मतलब इसमें सारा वो चार्जेस इंक्लूड होंगे जो कि यहाँ पर हमारा जो एग्जिम बैंक है वो यहाँ पर डिडक्ट करेगा। क्लियर है? तो जैसे ही एक्सपोर्टर यहाँ पर पहुंचा, जो एग्जिम बैंक है, जो एग्जिम बैंक है वो जाता है यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल फॉरफिटर के पास। इंटरनेशनल फॉरफिटर का मतलब जो हमारा इंपोर्ट फैक्टर है, क्या है हमारा यहाँ पर? इंपोर्ट फैक्टर, जो कि इंपोर्टर की कंट्री में है, ठीक है, क्योंकि देखो इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा था कि दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्जिम बैंक तो हमारा एक्सपोर्ट फैक्टर हो गया, ठीक है, पर अब इसे एक और फैक्टर चाहिए, तो वो क्या करेगा? जिस भी कंट्री में इंपोर्टर है वहां के एक बैंक से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, और उसको बताएगा कि हमारा सप्लायर है वो इतनी वैल्यू की गुड्स बेच रहा है, मैं इतनी आप बताओ कि आप कितने यहाँ पे सर्विस चार्ज वगैरह जो है यहाँ पर लो। क्लियर है? अपना कोड बना के दिखाओ। तो जो हमारा एक्सपोर्टर है वो जाता है एग्जिम बैंक के पास कोट लेने के लिए, जो एग्जिम बैंक है वो इंटरनेशनल फॉरफिटर यानी कि इंपोर्ट फैक्टर के पास जाता है कोट लेने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर कोट मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ, जो इंपोर्ट फैक्टर है, एक्सपोर्ट फैक्टर है, वो यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट कोड देते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोट मिलता है, किसको मिलता है? एक्सपोर्टर को, क्योंकि ये बताएगा किसको? एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक बता देगा एक्सपोर्टर को कि हम आपसे इतना पैसा जो है चार्ज करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर एक्सपोर्टर को यहाँ पर कोट मिलता है, वो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने में अभी तक डिले क्यों हुआ? क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड करना था इसको। देखो एक्सपोर्टर का जो गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है वो तो ठीक ही है, साथ के साथ इस पे जो भी वो चार्जेस पे करेगा उसको भी तो इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करेगा ना। तो इसीलिए इस स्टेज तक जब तक उसे कोट नहीं मिलता, वो जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल नहीं करता है। जैसे ही उसे कोट मिल जाता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को जो है फाइनल कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है पैसा दे दिया, गुड्स और सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर दी जाती है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज होंगे, डिलीवर होंगे, शिपमेंट होगी, तो जो एक्सपोर्टर है उसकी अब ड्यूटी है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवा दे किसे? फॉरफिटर को, यानी कि एग्जिम बैंक को। किसको? एग्जिम बैंक को, ठीक है। तो एक्सपोर्टर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है किसे देगा? हमारे एग्जिम बैंक को। एग्जिम बैंक जो है वो आगे इंपोर्टर फैक्टर को वो जो है डॉक्यूमेंट्स देगा और वो पहुंचा देगा इंपोर्टर के पास। उसके बाद, ठीक है, जो हमारा एग्जिम बैंक है वो क्या करेगा? जो भी पैसा चार्जेस वगैरह काट के जो पैसा बचेगा वो जो है किसको दे देगा? हमारे एक्सपोर्टर को। क्लियर है? तो ये हमारा बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पर इंटरनेशनल जो हमारा फैक्टरिंग था उसी के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अब लास्ट में आप लोगों को पता ही है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर एग्जिम बैंक ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो सेलर का रोल खत्म है। बाकी का काम कौन करेगा? हमारा यहाँ पर एग्जिम बैंक करेगा, ठीक है। जैसे ही मेच्योरिटी होगी वो इंपोर्टर फैक्टर को कहेगा पैसा ले आओ, वो इंपोर्टर फैक्टर एग्जिम बैंक के बिहाफ पर पैसा लेगा और उसको जो है एक्सपोर्टर को, एग्जिम बैंक को यहाँ पर दे देगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फीस इन्वॉल्व इन फॉरफिटिंग, ठीक है। अब देखो हमने बात की ना यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कोई फीस चार्ज करते हैं, तो फॉरफिटिंग में कौन कौन से हमारे यहाँ पर फीस होते हैं? सबसे पहले देखो क्या है? डिस्काउंट फीस। डिस्काउंट फीस क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो कि चार्ज करता है यहाँ पर हमारा फैक्टर। देखो अभी जो इमीडिएट पेमेंट मिलती है, जैसे मान लो यहाँ पर 3 महीनों का यहाँ पर बिल था, ठीक है, तो एक्सपोर्टर को तो यहाँ पर 3 महीने पहले ही पैसा मिल गया, पर जो यहाँ पर हमारा एग्जिम बैंक के जो फैक्टर है उसको पैसा मिलेगा 3 महीनों के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से उसने 3 महीने का लोन ही तो दे दिया, ठीक है, तो ये उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो डिस्काउंट फीस क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट पेबल बाय द एक्सपोर्टर फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ क्रेडिट। जो भी टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट लिया है उसने, यानी कि 3 महीनों का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो जो है हमारे फैक्टर को प्रोवाइड करेगा और वो क्या कहलाएगी? हमारा डिस्काउंट फीस। अब ये जो डिस्काउंट फीस होती है वो जनरली जो है हमारे लाइबोर पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर में
कि जो लाइबोर होता है वो रेफरेंस रेट होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है डिफरेंट कंट्रीज के जो बैंक है वो यहाँ पर डिसाइड करती हैं। तो ऐसे ही जो फैक्टर है जब वो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा तो लाइबोर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर करेगा, जितना ज्यादा लाइबोर होगा उतना ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, कमिटमेंट फीस। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर कमिटमेंट फीस। तो यहाँ पर देखो जो फैक्टर है वो एक कमिटमेंट देता है किसको, एक्सपोर्टर को। जब उसने कोट दिया ना, कोट दिया किसको, हमारे एक्सपोर्टर को, हाँ भाई हम रेडी हैं, हम आपका जो है आपको फैक्टर कर देंगे, आपको पैसा यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, आपको फोरफेटिंग से पैसा जो भी आपको देना होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कमिटमेंट कर रहा है, उस कमिटमेंट के लिए भी वो एक फीस चार्ज करेगा, ठीक है। और वही हमारी फीस क्या कहलाएगी यहाँ पर, कमिटमेंट फीस। यानी कि जो पैसा वो जो हमारा फैक्टर वो चार्ज करता है अपनी कमिटमेंट के लिए वो कहलाती है हमारी कमिटमेंट फीस। देखो हमारा एडवांटेजेस ऑफ फोरफेटिंग, ठीक है। अब इसके हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले देखो फोरफेटिंग प्रोवाइड्स 100% फाइनेंस विदाउट रिकोर्स, ठीक है। तो फोरफेटिंग के अंडर आपको जो है यहाँ पर 100% फाइनेंस मिल जाता है, यानी कि अगर 100 रुपए का इनवॉइस है तो आपको पूरे 100 ही मिल जाते हैं। फॉर फैक्टरिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ 80% ही यहाँ पर फाइनेंस मिल पाता था। एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है, एडवांटेज भी है। नेक्स्ट क्या है, विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स का मतलब कि अब जो एक्सपोर्टर है जैसे ही उसने अपने अकाउंट रिसीवेबल सेंड कर दिए उसका काम खत्म है, उसको कोई भी यहाँ पर रिस्क बियर करने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा रिस्क कौन बियर करेगा, जो हमारे एक्सपोर्ट, ठीक है, जो हमारे एग्जिम बैंक है वो यहाँ पर जो है इसको बियर करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, कैश फ्लो को इंप्रूव करता है, कैश उसके पास ज्यादा आता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को यहाँ पर जो है वो कम करता है, वो सिंपल है, जो हमने आगे पहले पढ़ा था ना फैक्टरिंग की जो एडवांटेजेस है वो यहाँ पर बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या है, इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, देखो इस फोरफेटिंग की हेल्प से जो ट्रेडर होता है, जो बिजनेस करता है, जो गुड्स और सर्विसेज बेचता है, उसके पास ना ऑप्शन होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पे सामान बेच दे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, जब आप उसको उधार पे सामान बेचते हो तो वो ज्यादा यहाँ पर डिमांड करते हैं एज कंपेरिजन टू कैश के मुकाबले, है ना। तो जब क्रेडिट पे सामान बेचा जाता है तो उससे ना ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, आपकी जो सेल्स है वो यहाँ पर इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखो रिस्क को भी अवॉइड करता है। रिस्क अवॉइड मतलब देखो जब आप किसी बाहर देश के साथ जो है ट्रेड करते हो ना तो उसमें ना कई तरह के रिस्क होते हैं। रिस्क का मतलब जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है, करेंसी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, ये सारे रिस्क को यहाँ पर खत्म कर देता है। करेंसी रिस्क में आप लोग को पता है जो हम अगर हमें जैसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो हमें डॉलर में पैसा मिलना है, ठीक है, किस में मिलना है, डॉलर में पैसा मिलना है, पर इंडिया में मुझे रुपीज चाहिए तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो रिस्क है यहाँ पर। ऐसे ही इंटरेस्ट का रेट का भी फर्क होता है, तो इसको कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही हम अकाउंट रिसीवेबल भेज देते हैं हमारा काम खत्म है, वो अब बाकी जो है हमारे एग्जिम बैंक वगैरह यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले देखो ट्रेड। अब ये जो हमारा फोरफेटिंग है, फैक्टरिंग और फोरफेटिंग है, ठीक है, वो किस तरह के ट्रेड के लिए यूज की जाते हैं। तो पहला देखो क्या है, फैक्टरिंग का। फैक्टरिंग जो है वो कॉमनली डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, ट्रेड हो, उसमें जो है फैक्टरिंग यूज किया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा भी था जो फैक्टरिंग है वो दो टाइप की होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही। पर जो फॉरफेटिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में, उसी को यहाँ पर जो है हम फोरफेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या, टाइम पीरियड। अब ये जो हमारा होता है, जो हमारा फैक्टरिंग होता है वो जनरली शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम 1-2 महीने 3-4, है ना, यहाँ पर। और जो हमारा फोरफेटिंग होता है वो जनरली जो है मीडियम टर्म के लिए होता है, ठीक है। मीडियम मतलब शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा ज्यादा, पर बहुत ज्यादा नहीं। जनरली जो है ये हमारा 1 से लेकर 5 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। फैक्टरिंग से आपको शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस मिलेगा, यानी कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो वो आप फैक्टरिंग यूज करो, ज्यादा चाहिए तो आप फोरफेटिंग पे जा सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, रिकोर्स, ठीक है। अब जो फैक्टरिंग होती है वो विद रिकोर्स भी हो सकती है, विद आउट रिकोर्स भी हो सकती है, पर जो फोरफेटिंग होती है वो जनरली विद आउट रिकोर्स ही होती है, ठीक है। फोरफेटिंग में जो हमारा रिस्क हो वो हमारे जो फोरफेटिंग कर रहा है पर्सन उसी के ऊपर लेवी होता है। नेक्स्ट देखो फाइनेंसिंग, ठीक है। फाइनेंसिंग, अब पैसा कितना मिलता है, तो फैक्टरिंग के केस में अप टू 80%, पर जो हमारा फोरफेटिंग है उसमें लगभग 100% जो है यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। उसके बाद देखो गुड्स कौन सी ट्रेड की जाती है, मतलब किस तरह की गुड्स से यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। तो जनरली देखो जब हमारी फैक्टरिंग की बात होती है उसमें हमारी जो कंज्यूमर गुड्स होती है, कंज्यूमर गुड्स मतलब जिनको जो हम जैसे गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें होगी, तो जो फैक्टरिंग सर्विसेज है वो जनरली कंज्यूमर गुड्स के लिए जो है यूज की जाती है। और जो हमारा यहाँ पर फोरफेटिंग है वो जनरली जो है कैपिटल गुड्स, यानी कि जैसे मशीनरी हो गई, जिनका जो हमारे लिए एसेट्स होती हैं, जिनका हम यूज करके प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, वैसे गुड्स को खरीदने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो चार्जेस। अब चार्जेस कौन कौन से हमारे यहाँ पर डिडक्ट होते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फाइनेंसिंग, कलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट, प्रोटेक्शन, ये सभी चार्जेस जो है हमारे फैक्टरिंग में आते हैं। मतलब ये सारे जो काम किए हैं, ये सारे
सारे जो काम किए हैं उसके अलग अलग से चार्जेस जो है डिडक्ट करता है हमारा फैक्टरिंग। पर इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्काउंट और कमिटमेंट चार्जेस ही होते हैं। इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग का मीनिंग हमने समझ लिया था जब हमने डिफरेंस किया था इसके फैक्टरिंग के साथ। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग क्या होता है, इसमें जनरली जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज पड़े होते हैं, ठीक है, जो बिल्स पड़े होते हैं, जो रिटर्न में हमने लिखाया होता है, उसको हम बैंक के पास ले जाके इमीडिएट उसके अगेंस्ट जो है कैश ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम था वो मेनली बनाया गया था हमारा एमएसएमई सेक्टर के लिए, जिसको हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे देश की बैकबोन होती है, मतलब कि इनकी ग्रोथ कितनी है उस पर हमारे देश की ग्रोथ भी डिपेंड करती है। ये जितना ज्यादा ग्रोथ करेंगे उतना ज्यादा हमारे देश की ग्रोथ होगी। पर ये जो सेक्टर होता है जनरली इनको फंड्स की कमी होती है, मतलब इनको प्रॉपर यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिलती। इसके साथ साथ इनको इनके जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, जो इन्होंने उधार पे सामान बेचा होता है, उसको जो है वो प्रॉपरली डिस्काउंट भी नहीं करवा पाते, उसमें भी इनको कई मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा आसानी से अपने ट्रेड रिसीवेबल को डिस्काउंट करवा सकता है। क्लियर आपको? तो यहां पर देखो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, जिसको हम शॉर्ट में TREDS भी कहते हैं, इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का मतलब कि आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, वेबसाइट की हेल्प से यहाँ पर जो है काम कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स ऑफ एमएसएमई थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म के अंडर जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसको फाइनेंस करवा सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है मल्टीपल फाइनेंसर से, जिससे उसे यहाँ पर अच्छा प्राइस यहाँ पर मिल जाता है। देखो अगर आप किसी एक ही फाइनेंसर के पास जाते हो तो वो अपना मन मर्जी का प्राइस आपको देता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ही बैंक है, पूरे कंट्री में एक ही बैंक है, ठीक है, आप इसके पास जाते हो और 50,000 का बिल लेके जाते हो और ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अगेंस्ट आपको 10,000 दूंगा, ठीक है, जिससे आपको जो है मजबूरी है तो आप ये भी लोगे। पर इस प्लेटफॉर्म के अंडर आप ट्रेड करवाते हो, फाइनेंसिंग करवाते हो, डिस्काउंट करवाते हो, वो मल्टीपल फाइनेंसर से करवाते हो, जो अलग अलग यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर बिड लगाते, बोली लगाते कि हम इतने में खरीदने के लिए यहाँ पर तैयार है, इतने में हम डिस्काउंट करने के लिए यहाँ पर तैयार है, जिससे यहाँ पर अच्छा प्राइस यहाँ पर मिल जाता है। किसको मिल जाता है? एमएससी सेक्टर को, उनको फाइनेंस मिल जाता है, जिससे जो है उनकी यहाँ पर ग्रोथ भी होती है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म में जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं एमएसएमई सेक्टर के, वो सारे के सारे ही जो है डिस्काउंट किए जाते हैं, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो या कोई और बायर हो, कोई हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हो या फिर जो है पब्लिक सेक्टर से उसने जो है उसके अगेंस्ट हो, सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल जो है यहाँ पे डिस्काउंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहे कि जो पैसा हमारे तरफ ड्यू है, यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट से पैसा लेना है फ्यूचर में, बिल ऑफ एक्सचेंज है जो उसके बाद, उसको यहाँ पर ट्रेड मतलब डिस्काउंट नहीं करवा सकता, ऐसा नहीं है, उसको भी यहाँ पर जो है डिस्काउंट करवाया जा सकता है, ठीक है। अब इसको लॉन्च कब किया गया था? तो देखो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था इन जुलाई 2014 में। किस लिए लॉन्च किया था? जो क्रेडिट चैलेंजेस एमएसएमई सेक्टर के द्वारा फेस किए जाते हैं उनको यहाँ पर कम करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया था। किसने? नाम क्या, कौन कौन से याद रखने? आरबीआई ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? इन जुलाई 2014। नेक्स्ट देखो पार्टिसिपेंट्स। अब जो हमारा ये सिस्टम है इसमें कौन कौन से हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं? तो सबसे पहला देखो जो हमारा एमएसएमई है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। कैसे पार्टिसिपेट करता है? एज ए सप्लायर। क्या? एज ए सप्लायर, जो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पर डिस्काउंट करवाता है। क्लियर है आपको? दूसरे कौन होते हैं? बायर्स, ठीक है। दूसरे कौन होते हैं यहाँ पर? बायर्स। बायर कौन है? जिन्होंने इन पे जो है क्रेडिट पे सामान खरीदा, जैसे कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्लियर है? तीसरे होते हैं फाइनेंशियर्स, ठीक है। अब फाइनेंशियर्स कौन होते हैं? जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पर डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। तो होता क्या है, देखो जो हमारा एमएसएमई सप्लायर है इसके बाद जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है उसको अपलोड कर देता है। जो बायर होते हैं उसको कंफर्म करते हैं, यानी कि वो देखते हैं कि जो डिटेल्स एमएसएमई सप्लायर ने यहाँ पर पब्लिश किया हमारे लिए वो सही है कि नहीं। जैसे ही ये कंफर्म कर देते हैं जो फाइनेंशियर है वो जो है यहाँ पर बिड लगाना स्टार्ट कर देते हैं उसके ऊपर कि हम इतने में खरीदें, इतने में डिस्काउंट करेंगे, हम इतने में डिस्काउंट करेंगे, है ना। अब जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो एमएसएमई सेक्टर है उसको यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं, इनको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है मिल जाते हैं, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो फाइनेंशियर है वो बायर से पैसा ले लेते हैं। नेक्स्ट है वो क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सेटअप एंड ऑपरेट TRD, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमारा, हर कोई इसको नहीं चला सकता,
जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसको हर कोई यहाँ पर चला नहीं सकता, कोई कुछ क्राइटेरिया जो है यहाँ पर फुलफिल करने पड़ेंगे अगर वो कोई इस सिस्टम को सेटअप करना चाहता है या फिर उसमें ऑपरेट करना चाहता है, उसका बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, अब वो क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले देखो क्या है फाइनेंशियल क्राइटेरिया। क्या है फाइनेंशियल क्राइटेरिया, कि वो फाइनेंशियल तौर पर जो है स्टेबल होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली पैसे के साथ तो डील कर रहा है हमारा एमएसएमई और बायर्स के पैसे के साथ। तो यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम ये जो एंटिटी है जो इस फील्ड में ऑपरेट करना चाहती है, उसकी जो पेड अप इक्विटी कैपिटल वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़। कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारा शेयर होल्डिंग है, जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है, ये अलाउड है। ठीक है, मतलब कि जो ऑपरेशन यहाँ पर होंगे, ठीक है, जो एंटिटी सेटअप की जाएगी उसमें जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगी वो अलाउड है, पर यहाँ पर जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करके ही अलाउ किया जाएगा। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जितना अलाउ करेगी उतना ही फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउ है हमारा इस प्लेटफॉर्म में। क्लियर है इस एंटिटी में। नेक्स्ट देखो क्या है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। अब टेक्नोलॉजी क्योंकि देखो जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कि हमें नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करके जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ताकि वो जो है अपने कस्टमर्स को जो है प्रॉपर सारी टेक्नोलॉजिकल जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इट शैल बी एबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। जितने भी पार्टिसिपेंट है वो आसानी से इंटरनेट की हेल्प से है ना यहाँ पर अपना काम कर सके, इतनी ये कैपेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है बिल से रिगार्डिंग, इनवॉइसेस से रिगार्डिंग, डिस्काउंटिंग से, रेट क्या चल रहे हैं उसके बारे में समय समय पर जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसके पास सिस्टम होना जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि इसने स्टार्ट तो कर लिया पर इसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनको यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन टाइमली मिल ही नहीं पा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद देखो ऑनलाइन सर्विलेंस कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको मॉनिटर करने की भी इसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि आसानी से जो है ऑनलाइन तरीके से मॉनिटर कर सके और कहीं पर भी अगर मैनिपुलेशन हो रही है, किसी भी तरह के यहाँ पर हेर फेर हो रहा है, तो उसको यहाँ पर ठीक किया जा सके। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टरिंग, फोरफिटिंग और ट्रेड रिसीवल, वो यहाँ पर ओवर होता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो था, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड परमिटेड अंडर डोमेस्टिक फैक्टरिंग। ठीक है, हमने डोमेस्टिक फैक्टरिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें जो क्रेडिट पीरियड था वो मैक्सिमम कितना है, क्या वो 140 डेज है, क्या वो 150 डेज है, क्या वो 160 डेज है या फिर 170 डेज है। फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर बता दीजिए इसका कि क्या वो 140 डेज है, 150 या 160 या 170। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, बहुत ही ईजी सा यहाँ पर क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 150 डेज। ठीक है, मैक्सिमम डोमेस्टिक में जो क्रेडिट पीरियड होता है वो हमारा 150 डेज का ही होता है। नेक्स्ट देखो, विच आउट फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैक्टर इन फैक्टर। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो हमारा जो फैक्टर है वो प्रोवाइड नहीं करता। पहला देखो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवर्स, जो हमारे रिसीवर्स हैं उनको मैनेज करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेंटेनिंग सेल्स लेजर, उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट है, लेजर्स हैं, स्टेटमेंट्स है, वो बनाने। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेट, डेट को कलेक्ट करना जिससे पर्सन से मेच्योरिटी के बाद जो पैसा बायर से यहाँ पर कलेक्ट करना। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड। फटाफट से इसके इसमें से आंसर बता दीजिए कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि हमारे यहाँ पर फैक्टर प्रोवाइड नहीं करता। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं होता फैक्टर से, खरीदने के बाद उसको मैनेज करना, सेल्स लेजर मेंटेन करने, कलेक्शन ऑफ डेट, ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे फैक्टर के ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच फैक्टरिंग नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस बाय बायर्स द फैक्टर विल रिकवर द अमाउंट एडवांस फ्रॉम द क्लाइंट। यानी कि अगर किसी केस में जो हमारा बायर है वो पेमेंट नहीं करता, ठीक है, तो उस केस में जो फैक्टर है वो यहाँ पर क्लाइंट से पैसा ले सकता है। क्या वो रिकोर्स फैक्टरिंग है, क्या वो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, रीपेमेंट फैक्टरिंग है, या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। क्या ये हमारा रिकोर्स फैक्टरिंग है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग है, या फिर रीपेमेंट फैक्टरिंग है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन ए,
क्या है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा होता है रिकोर्स फैक्टरिंग। क्या होता है? रिकोर्स फैक्टरिंग। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो है वो अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्क सारा फैक्टर के पास ही होता है। नेक्स्ट देखो, इन विच फैक्टरिंग द इंपोर्ट फैक्टर कम्स इनटू फोकस ओनली इफ द बायर डिफॉल्ट्स इन मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा सिस्टम है जिसके अंडर अगर जो बायर है वो डिफॉल्ट करता है तो उसी टाइम जो है इंपोर्टर जो है अपने रूल में आएगा, इंपोर्ट फैक्टर, और वो जो है यहाँ पर अपना काम करेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट फैक्टर आया है, इट मींस कि डोमेस्टिक फैक्टरिंग नहीं हो सकती। ये कौन सी हमारी यहाँ पर इंटरनेशनल जो हमारी फैक्टरिंग है वो यहाँ पर है। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, फटाफट से, क्या वो सिंगल फैक्टर सिस्टम है, क्या वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम है, डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग सिस्टम है? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, आंसर क्या है। तो आंसर देखो हमारा क्या है, सिंगल फैक्टर सिस्टम। क्या है हमारे यहाँ पर? सिंगल फैक्टर सिस्टम। सिंगल फैक्टर सिस्टम में जो इंपोर्ट फैक्टर है वो पहले साइलेंट रहता है, पर जैसे ही इंपोर्टर डिफॉल्ट करता है वो जाग जाता है, वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, अमाउंट रिकवर करने का, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरी में क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में होता है, ठीक है, और इसमें एक ही फैक्टर होता है जो कि हमारा इंपोर्टर के कंट्री में होता है। किसमें होता है? हमारा इंपोर्टर के कंट्री में होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए सिंगल फैक्टर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, फीस इन्वॉल्व इन द फॉरफिटिंग, ठीक है, जो भी हम फॉरफिटिंग करवाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ही ये यूज की जाती है। कौन कौन सी यहाँ पर फीस हमें पे करनी पड़ती है? क्या वो डिस्काउंट फीस है, या कमिटमेंट फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है, ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्या वो डिस्काउंट फीस है, कमिटमेंट फीस है, ट्रांजेक्शन फीस है? तो यहाँ पर देखो, जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा ए और बी बोथ होगा, ठीक है, ए और बी बोथ होगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक थी, ठीक है, ए एंड बी बोथ, ठीक है, ए एंड बी बोथ, यानी कि जो हमारा फॉरफिटिंग में फीस होता है वो हमारा डिस्काउंट फीस भी होता है और कमिटमेंट फीस भी होता है। क्लियर है? ट्रांजेक्शन फीस नहीं होता। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरफिटिंग कैन बी विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी कि जो हमारी फॉरफिटिंग है वो विद रिकोर्स भी हो सकती है, विदाउट रिकोर्स भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पर? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी यहाँ पर? फॉल्स, क्योंकि फॉरफिटिंग हमेशा जो है विदाउट रिकोर्स ही जो है इशू की जा सकती है, ठीक है, परफॉर्म की जा सकती है, रिकोर्स के साथ नहीं। फैक्टरिंग जो है वो हमारी दोनों के साथ जो है की जा सकती है। नेक्स्ट देखो हमारा TREDS, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वो किसके ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करने के लिए बनाया गया? क्या वो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, क्या वो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, क्या वो मीडियम इंटरप्राइजेस है, या ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। क्या वो माइक्रो इंटरप्राइजेस है, स्मॉल इंटरप्राइजेस है, या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस है, या ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन डी। क्या है हमारा यहाँ पर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म बनाएगा वो रहा MSME, ठीक है, M से माइक्रो, S से स्मॉल, M से मीडियम और E से इंटरप्राइजेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, RBI लॉन्च TREDS, ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है इसको कब यहाँ पर लॉन्च किया गया था? ठीक है, जुलाई 2013 में, जुलाई 2014 में, जुलाई 2015 में, या फिर जुलाई 2016 में? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, कब इस प्लेटफॉर्म को, सिस्टम को जो है लॉन्च किया गया था? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारे यहाँ पे जुलाई 2014, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जुलाई 2014 को जो है इस प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया गया था। फटाफट से बता दीजिए क्या क्लियर आप। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है।